स्लाइम सॉलिड में सारे यूनिट सेल सेम होते हैं ना? यस। ओके, जस्ट 1 minute. तो जो एक यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही पूरे सॉलिड की डेंसिटी होगी, करेक्ट? यस सर। और एक यूनिट सेल की डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? चलो, डेंसिटी ऑफ होल सॉलिड विल बी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। और एक यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? मास ऑफ वन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, करेक्ट? यस। एक यूनिट सेल का मास कितना होगा? Z इफेक्टिव इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स टू इन यूनिट सेल, करेक्ट? यस सर। और एक एटम का मास क्या होगा? उसका जो भी उस सब्सटेंस मास है अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? ठीक है। हाँ सर। इतना क्लियर है? नोट किया ये? कर दिया नोट? जस्ट अ मिनट। बुकलेट है सबके पास? नो सर। सर बुकलेट क्यों नहीं है अभी? आई टोल्ड इन लास्ट क्लास ना, बुकलेट ले लेना। 4A 4B है ना? यस सर। भेज रहा हूं मैं बुकलेट। उसमें सब्जेक्टिव असाइनमेंट करके एक एक्सरसाइज है, वो ओपन करो। और उसमें प्रॉब्लम्स 1, 2, 9, 11, 13 ये 5 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करोगे। बोलो निशिम। बोलो। सर इसका प्रीवियस प्रोजेक्शन दिखाओ ना सर। तो पहला पेज है यार। ओके अच्छा ठीक है सर। ओके सर।
हो गए कंप्लीट? स्टार्ट करें कि और टाइम चाहिए? थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, तो एक मैं और लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, वो भी करना है। ये जरा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान से सब लोग कंप्लीट करने के बाद ये वाला प्रॉब्लम करना जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है।
सर एक बार लास्ट क्या पेज एक बार ये वाला नहीं सर दूसरे क्वेश्चन नंबर
ओके, लेट्स स्टार्ट। बुकलेट वाले हो गए? Yes, sir. यस सर। डिस्कस करना है बुकलेट वाले में? तो फर्स्ट का खाली एक बार डेंसिटी लिख के बता दो ना सर। चलो कर देते हैं, सारे ही कर देते हैं सो दैट। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है? एज लेंथ दी है हमें क्यूब की, करेक्ट? यस 287 पिकोमीटर। और लैटिस कौन सी है? बीसीसी, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. बीसीसी लैटिस के लिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये रिजल्ट डिराइव किया था। यस सर। तो आर की वैल्यू तो सीधे आ गई तुम्हारे पास। यस सर। अब निकालना है डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी यस सर। का जेड इफेक्टिव 2, करेक्ट? हाँ Yes, sir. क्रोमियम है ना? 52. 52। 2 एटॉमिक मास हो गया। एवोगैड्रो नंबर और क्यूब की एज लेंथ दी है तो उस क्यूब का वॉल्यूम, बट यूनिट ध्यान रखना ये पिकोमीटर में दिया है और तुम्हें यहाँ सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, तभी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, करेक्ट? Yes, sir. निकाल लोगे? हाँ हाँ सर। चलो नोट करो। सर हमने क्या सेंटीमीटर में लिखा है? ये एज लेंथ, जो क्यूब की एज लेंथ तुम्हें पिकोमीटर में दी थी ना, हाँ. तुम्हें डेंसिटी किस यूनिट में निकालनी थी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। Okay. तो Okay, sir. ये 52 ग्राम में लिखा तुमने मोलर मास, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो एज लेंथ को सेंटीमीटर में रखना है, ठीक है? Yes, sir. Thank you. नोट हो गया ये? सेकंड वाला करें? Yes, sir. सेकंड वाले में देखो डेंसिटी हमें कितनी दी है? 7.2 ग्राम पर सीसी, ठीक है? और मास हमें दिया है 200 ग्राम। तो इतने मास का वॉल्यूम कितना होगा? 7.2 अपॉन 200, सॉरी उल्टा लिख दिया, 200 अपॉन 7.2 सीसी, सही है? करेक्ट? Yes, sir. और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम दिया है, जस्ट 1 मिनट। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना दिया है? 24 इंटू 10⁻⁻24 सीसी, करेक्ट? तो कितने यूनिट सेल होंगे ये निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे बताओ? Or total volume divided by volume of units. टोटल वॉल्यूम ये अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। तो ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हो गए। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो तुम क्या करोगे? जितने यूनिट सेल है, 1 मिनट,
तो जितने यूनिट सेल है इसमें तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाइड बाय जेड इफेक्टिव। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, करेक्ट? यस सर। निकालो जरा जेड इफेक्टिव। 3 है सर। 3 आ रहा है सबको? Yes, sir. भाई एटम्स कहाँ है? कॉर्नर्स पे हैं, 8 इंटू 1/8, और 2 बॉडी डायगोनल पे है, वो तो पूरे अंदर ही होंगे, तो इंटू 3 करके ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है नंबर ऑफ एटम्स ऐसे निकाला आपने? भाई, तुम्हें यूनिट सेल कैसा दिया है? क्यूबिक। क्यूबिक दिया है ना, तो 8 कॉर्नर होंगे। यस सर। 8 कॉर्नर पे हर एक पे एक एटम होगा और उसका 1/8 उस क्यूब के अंदर होगा। यस सर। तो 8 इंटू 1/8 तो कॉर्नर वालों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। हाँ। और एक बॉडी डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल के पे 2 एटम रखे हैं। कैसा स्ट्रक्चर हुआ? देखो ये क्यूब है, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम, यस सर। और एक बॉडी डायगोनल के बीच में 2 एटम। तो ये दोनों एटम तो क्यूब के अंदर ही है ना पूरे, यस सर। तो 2 इंटू 1 वो आ गया। ठीक है? यस सर। हम हमारे जो फॉर्मूला उससे मोलर मास निकाल के फिर वैसे भी कर सकते थे। मतलब क्या करना है? मतलब यहाँ पे मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर था ना फॉर्मूला में, हाँ? उस उधर से मोलर मास निकाल लिया क्योंकि हमको पता नहीं था, तो फिर वो निकाल के फिर मोल्स निकाल लिए। मोल्स इनटू एन मतलब नंबर ऑफ एटम्स। उस तरीके से भी कर सकती हो कि पहले मोलर मास निकाल लो, फिर मोल्स निकाल लो, और फिर एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर लो। यस सर। ये वाला मेथड थोड़ा छोटा है ना, आपने जो किया? दोनों बराबर ही पड़ेंगे। वो भी डायरेक्ट है, वो उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो नाइन्थ प्रॉब्लम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नेबर काउंटिंग। ठीक है, नाइन्थ प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है? एक बीसीसी का यूनिट सेल दिया है, करेक्ट? और हमसे बोला गया है उसके नेबर्स काउंट करो। ओके, यही है ना? Yes, sir. ये बताओ करने हैं कि किसके काउंट करने हैं तुम्हें? इस क्यूब में एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं? Corners पे और कॉर्नर्स पे। हैं? सारे कॉर्नर्स पे और एक सेंटर में। सारे कॉर्नर पे और एक सेंटर पे। अब तुम ये बताओ किसके काउंट करने हैं तुम्हें? जो एक सेंटर वाला होगा वो, और जो एक एज पे होगा वो। सेंटर वाले के करने हैं। ठीक है, एक मिनट।
तो चलिए, ये वाला एटम मैंने रेफरेंस ले लिया, इसके नेबर्स काउंट करने ना आपको, ठीक है। इसके सबसे पास कौन है? कॉर्नर वाला। कॉर्नर वाला कॉर्नर वाला, मतलब ये वाला एटम ना। यस यस। इसको मैं कहता हूं 1 नंबर, मतलब ये इसका फर्स्ट क्लोजेस्ट नेबर है, सही है। फर्स्ट क्लोजेस्ट कितने? 8। चलिए, कितने डिस्टेंस पे है? हुआ आर में नहीं, ए में बताओ। रूट 3a/2 रूट 3/2 रूट 3a/2। वेरी गुड। अब सेकेंड क्लोजेस्ट नेबर कौन है? सर उसके बाजू में जो क्यूब होगा उसका रेफरेंस है। वेरी गुड। तो इस क्यूब की तो कहानी खत्म हो गई, तो हमें अगले क्यूब में चलना पड़ेगा। ठीक है। यस। तो इस क्यूब का जो बॉडी सेंटर है वो इसका सेकेंड क्लोजेस्ट नेबर है, सही है। ऐसे कितने हैं? हैं? 4 आएंगे 4 6 ध्यान से देख के करो। 6 आएगा। 6 6 दिख गए सबको? सर एक बार ये बताओ ना सेकंड क्लोजेस्ट वाले। नहीं समझा। भाई ये कॉर्नर वाले तो सब ऑरेंज वाले एटम्स हो गए, करेक्ट। ये इसके 8 क्लोजेस्ट नेबर्स हो गए। यस सर। यस और नो? यस सर। यस। तो अब सेकेंड क्लोजेस्ट, इससे नेक्स्ट दूरी पे कौन एटम्स है? ये 2 नंबर वाले ही है ना जो मैंने बनाए हैं। हाँ और ये कितने होंगे? ये मैंने एक राइट में बनाया है, यस सर। ऐसा ही एक लेफ्ट में होगा। हाँ सर, और एक ऊपर और एक नीचे। आगे होगा, एक पीछे होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। हाँ सर, समझ गया। 6 है। कितने डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस पे है। यस सर। अब एक चीज प्रॉब्लम में पूछी नहीं गई थी, बट मैं पूछ रहा हूं जरा, ये 2 मिनट दे रहा हूं, ध्यान से सब लोग। थर्ड क्लोजेस्ट की कितने हैं और कहां हैं, बताओ मुझे। कितने डिस्टेंस पे हैं, कितने हैं? सर 24। 24। हाँ, कितना आ रहा है? 24। 24। वेरी गुड। और कितने डिस्टेंस पे? रूट 3a रूट 3a पे 24। सब लोग अग्री कर रहे हैं? रूट 10a/2 a/2 कहां पे है? थर्ड क्लोजेस्ट इस डायग्राम। सेकंड डायगोनल। हाँ सर उधर। यस सर। कहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये आप निकाल नहीं पा रहे हैं पाइथागोरस से? पाइथागोरस लगा के जरा बताओ। रूट 10a²/4 सर रूट 11a/2 रूट 11a/2 आ रहा है, करेक्ट। ये डिस्टेंस आएगा रूट 11a/2, ठीक है।
ओके, आ गया है सबको कि नहीं? Yes, sir. हाँ, yes, sir. Yes, sir. में नियरेस्ट नेबर पूछा था तो आपने सेंटर वाले आइटम से क्यों स्टार्ट किया? मैंने तुमसे पूछा था किसका करूं, तुम लोगों ने कहा सेंटर वाले का करो। क्योंकि उसका सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है इसके लिए ना। नहीं, किसी का भी करो सेम आंसर आएंगे। कॉर्नर वाले का भी करते तो भी यही आंसर आते, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। यस सर। ओके? और बोलो। सर एक बार सर सेकंड क्लोजेस्ट प्लीज वापस बता सकते हो 6 कैसा है आपका मतलब? अच्छा, एक मिनट। हाँ, 6 कैसे आया ये पूछ रहे हो? हाँ सर। ये बताओ, जो मेरा रेफरेंस वाला क्यूब है और जिसमें ये एटम 2 है, इन दोनों क्यूब्स के बीच कॉमन क्या है? सर इन दोनों के सर ये जो ऑरेंज में आपने मार्क किया ना सर, ये एजेस पे ये दोनों के बीच के। इन दोनों क्यूब में कॉमन क्या है? क्या चीज दोनों क्यूब का पार्ट? एजेस जो है ना सर ऑरेंज कलर का आपने जो बीच में मार्क किया दोनों के बीच। बेटा ढंग से बोलो, ध्यान से देखो जरा। सर आप प्लीज आप ये पूछो ना कि कॉमन क्या है दोनों क्यूब के बीच में। यस, कॉमन क्या है? इन दोनों क्यूब्स के बीच बेटा कॉमन ये फेस है। ये वाला जो फेस है ये दोनों क्यूब का पार्ट है। हाँ सर। करेक्ट? यस क्यूब में कितने फेस होते हैं? सर। क्यूब में सर 4 होते हैं। क्यूब में 4 फेस नहीं सर उससे ज्यादा, सॉरी सर 6 होते हैं। होते हैं, तो हर फेस पे ऐसा कॉमन एक निकलेगा, हाँ सर। तो 6 हो गए हैं। ये सर समझा। थर्ड क्लोजेस्ट नेबर देखिए आप लोगों ने गलती करी। एक मैं क्यूब यहां बनाता हूं, सर वो रूट थ्री ये होगा ना ना। एक क्यूब यहां बनाता हूं और इसका बॉडी सेंटर देखो, इसका आर से कितना डिस्टेंस है? Root 3 है. Root 3 है. 2a। रूट 3a कैसे हुआ? Sir, yes, sir. तो रूट टू है होगा। हाँ रूट थ्री। तो रूट 2a कम होता है कि रूट 11a/2? Root 2 है. रूट टू है। तो थर्ड क्लोजेस्ट नेबर ये है, रूट 2a पे कितने हैं? 4 4 यार, इन दोनों क्यूब के बीच कॉमन ये है। हाँ. एक क्यूब की कितनी एज होती है? 12 है. sir. तो 12 हो गए। हाँ सर चलो। नोट करो, ढंग से डायग्राम बना के नोट करो। नोट कर लिया? Yes, yes.
डन? Done. ओके, इस तरह फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब नेबर्स निकाल लोगे ना? हाँ सर. ओके, चले अगले प्रॉब्लम पे 11। सर 6 नेबर कौन होगा? फॉर्मूला तो हम निकालते जाओ, तो इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लॉजिक से तुम्हें सब आसपास वालों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना और देखना है। अब ये जो √11a/2 वाला है, ये कौन हो गया? ये फोर्थ क्लोजेस्ट होगा क्या? नहीं सर, वो फिफ्थ होगा. फोर्थ क्लोजेस्ट √3a पे होगा। तो इस तरह तुम्हें सब निकालने पड़ेंगे। चलो आते हैं अब 11th क्वेश्चन पे। 11th में हमें आयरन की डेंसिटी कंपेयर करनी है दो फॉर्म्स में, बीसीसी वर्सेस एफसीसी। अब आयरन किसी भी पैकिंग में रहे, आयरन एटम का रेडियस तो सेम रहेगा, करेक्ट? यस सर. बीसीसी में Z इफेक्टिव 2, आयरन का एटॉमिक मास 56 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बीसीसी और R में रिलेशन क्या होता है? बीसीसी में A और R का रिलेशन क्या होता है? A is equal to 4R/√3. A is equal to 4R/√3। ठीक है, तो A को 4R/√3 का क्यूब, और एफसीसी में सेम Z इफेक्टिव 4 इंटू 56 बाय एवोगैड्रो नंबर, और A कितना होगा? 2R। ये रेशियो सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes. नोट करो। ये नेबर काउंटिंग ढंग से सबको समझ में आ गई है ना? Yes sir. क्योंकि देखो ये प्योर, मतलब इसमें देयर इज नथिंग, नो फॉर्मूला, नो रिलेशन, ये तुम्हें सोच के ही करना पड़ेगा। और अलग अलग पैकिंग का भी अभी हम लोगों ने क्लास में तो बीसीसी का किया है, इस तरह सिंपल क्यूबिक, एचसीसी किसी का भी पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर है? सर बाकी सभी लैटिसेस का भी सेम तरीके से कैलकुलेट करना है ना? कैसे होगा कैलकुलेट, लेकिन वैल्यू सेम नहीं आएंगी। ओके, ओके सर. नंबर और वैल्यू सेम नहीं आएंगी। ये नोट कर लिया? Yes. चलो अब लास्ट प्रॉब्लम 13th वाला। 13th प्रॉब्लम में क्या गिवन था? थर्टीन्थ प्रॉब्लम में हमें वॉइड्स के बारे में डिस्कशन करना था, करेक्ट? अब बीसीसी लैटिस में वॉइड कहां होता है? खाली जगह कहां है? On the face. ऑन द सेंटर ऑफ फेस। ओके, और कहीं? Inside the cube except that. Inside the cube में. सर एज पे, एज के सेंटर पे भी खाली जगह है, हाँ. यस. करेक्ट? Yes. तो दो तरीके की खाली जगह हम लोगों को दिखी।
एक तो फेस के सेंटर पे और एक एज के सेंटर पे, सही है। क्लियर? अब हमसे पूछा है कि इनमें से ज्यादा बड़ा एटम कहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा, हाँ बोलो। वॉइड क्या होता है? वॉइड मतलब खाली जगह। बॉडी सेंटर क्यूबिक में एटम्स कहाँ कहाँ है? कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, करेक्ट। तो कुछ जगह खाली भी होगी ना। यस सर। तो कहाँ कहाँ खाली जगह हमें दिख रही है? एटम्स कहाँ है? कॉर्नर पे और सेंटर पे। मैं बस एटम का न्यूक्लियस बना रहा हूं so that diagram remains clean। तो यहां पे है और यहां पे है, करेक्ट। और खाली जगह हम लोगों ने कहां कहां देखी? एक यहां है और एक ये फेस के सेंटर पे, चलो यहां बना देता हूं, करेक्ट। अब इस वाली खाली जगह पे मैं, यहाँ पे कितनी जगह खाली है? मैं किस रेडियस का एटम यहाँ पे रख सकता हूँ? ये जो एच की जगह खाली है, अगर यहाँ मुझे कोई एक एटम रखना है जिसका रेडियस r' है, तो मैं मैक्सिमम कितना बड़ा एटम रख सकता हूँ कि बाकी लैटिस डिस्टर्ब ना हो? बताओ। a minus root 3a/4. a minus 2r, Yes. where r is the radius of this atom जो लैटिस बना रहा है, करेक्ट। यस और नो? बाय 2 भी आएगा ना। बाय 2 भी आएगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको? अब इसी तरह बताओ यहां मैं कितना, मैक्सिमम कितना बड़ा एटम रख सकता हूं? बोलो। रूट 3a minus 2r/2. रूट रूट 3a 2a minus 2r/2. रूट 2a माइनस 2r/2 हम लोग देखते हैं, और वो हम लोग कहां से देख रहे हैं? वो हम लोग इस डिस्टेंस से देख रहे हैं, करेक्ट। यहां से खाली जगह रूट 2a, ये टोटल जगह है, और उसमें 2 ब्लू एटम्स का रेडियस आ जाएगा, तो 2r सब्ट्रैक्ट कर दो, उतनी जगह खाली है, करेक्ट। यही कर रहे हैं ना? Yes sir. Yes, sir. लेकिन भाई स्फीयर को तो हर डायरेक्शन से फिट होना है। यहां पे अगर मैं स्फीयर रखूंगा तो उसको इस डायरेक्शन से भी तो इस जगह पे फिट होना है। यस और नो? यस सर। और इस डायरेक्शन से कितनी जगह खाली है? वापस सर a-2r। वापस से -2r जगह ही खाली है। तो यहां पे भी मैं मैक्सिमम किस रेडियस का एटम रख सकता हूं? a-2r/2 का ही रख सकता हूं। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो a तो होता है सॉरी 4r/√3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3 माइनस 1 टाइम्स r, करेक्ट। ठीक है। अब वो फेस वाले सेंटर का वो एक बार बताना।
भाई फेस वाले सेंटर में इस डायरेक्शन से मेरे पास जगह है √2a माइनस 2r, ठीक है। Yes, sir. लेकिन ये ऊपर नीचे यहाँ सेंटर में एक एटम है, ये हाँ. ऐसे ही नीचे भी अगले क्यूब के सेंटर में एक एटम होगा। Yes, sir. इन दोनों एटम्स के बीच तो डिस्टेंस a है, हाँ. तो यहां से इनके बीच कितना डिस्टेंस जगह खाली है? हाँ, a minus 2r. 2r। Yes, sir. Got it. और इस स्फीयर को तो हर डायरेक्शन से तुम्हें जगह देनी पड़ेगी ना, हाँ, sir. करेक्ट। Yes, sir. तो मैक्सिमम इतने ही रेडियस का एटम हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब फिर पूछा है पैकिंग फ्रैक्शन, निकाल लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो ब्लू वाले कितने एटम्स हैं इफेक्टिव पूरे यूनिट सेल में? 7 2। और उनका रेडियस r। ऑरेंज वाले कितने एटम्स आ जाएंगे टोटल? ये एज सेंटर कितने आएंगे? एज सेंटर कितने आएंगे? 12। 18 एक मिनट, 12 आएंगे ना एज सेंटर? Yes, sir. यस सर। यस सर। और उनका कितना इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन आएगा? हाफ। यहाँ पे जो एटम है उसका कितना? 1/4। 4। तो इफेक्टिव 3। और फेस सेंटर्स कितने होंगे? 6। 6। और उनका कंट्रीब्यूशन हाफ, हाँ. Yes. 1/2। तो इफेक्टिव 3। और टोटल कितने हो गए? 3 एज सेंटर पे, 3 फेस सेंटर पे, तो टोटल 6। और उनका रेडियस r डैश, तो वॉल्यूम 4/3 पाई 2/√3 माइनस 1 टाइम्स r का क्यूब, ठीक है, अपॉन a क्यूब। a है 4r/√3 का क्यूब, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा √3π/8 1 प्लस 2/√3 माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। नोट करो। सर जो फर्स्ट ब्रैकेट में 2 इंटू लिखा है वो 2 कौन सा है? ब्लू वाले एटम्स की बीसीसी बन रही थी। यस सर। बीसीसी का जेड इफेक्टिव कितना होता है? 2। पहले वाले ब्रैकेट का तो 2 वही है ना। यस सर, समझ। हो गया नोट? अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम विच आई गेव, वो किया सबने? Yes, sir. आंसर निकाले हैं उसके? हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड का है. यस। बोलो क्या आंसर आ रहा है? CuAg4 AU3. सेकंड? AU3. CU3 Ag11 AU3. थर्ड? CU3 Ag6 AU3. चलो देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कॉपर एटम्स कहाँ है? कॉपर एटम्स है कॉर्नर पे,
ठीक है, सिल्वर हेड सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे और गोल्ड फेस सेंटर पे। तो कॉपर 8 एटम्स होंगे कॉर्नर पे, सिल्वर 12 12 एटम्स होंगे एज सेंटर पे, और 1 एटम होगा बॉडी सेंटर पे। करेक्ट? यस और के 6 एटम होंगे फेस सेंटर पे। इतना क्लियर है? यस अब इनके इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन लिख लो। कॉर्नर एटम का कितना होता है इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन? 1/8 1/8। सेंटर का 1/2 1/4 4। बॉडी सेंटर का 1 फेस सेंटर का 1/2 तो ये इफेक्टिवली कितने हो गए? 1। ये इफेक्टिवली कितने हो गए? 4। और ये इफेक्टिवली हो गए 3। तो फॉर्मूला हो गया Cu Ag4 Au3। ये आया था किसी को सही आंसर? यस सर मेरा आया था। बस एक बच्चे का आया। पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में क्या हुआ? क्या हटाया हमने? एजेस के अलोंग सर। एक एज हटाई है। ठीक है, एक एज में क्या क्या चीजें आएंगी? एक ये जो एज है, 2 एज है कॉर्नर एटम्स एक एज में 2 कॉर्नर आएंगे और एक एज सेंटर आएगा। करेक्ट? यस तो अब कॉपर सिर्फ 6 कॉर्नर बचा है, सिल्वर सिर्फ 11 एज सेंटर्स पे बचा है। ठीक है, यस गोल्ड पे कुछ नहीं हुआ, वो सारे फेस सेंटर पे है और बॉडी सेंटर पे एक सिल्वर है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, एज सेंटर का 1/4, बॉडी सेंटर का 1, फेस सेंटर का हाफ। तो अब इफेक्टिव कॉपर कितने हो गए? 6/8 या 3/4। इफेक्टिव सिल्वर कितने हो गए? 11/4 करेक्ट? हाँ सर। और इफेक्टिव गोल्ड हो गए 3, which I can also write 12/4। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला Cu3 Ag5 AG 15 10 और 12 Au4। AG 15 नहीं समझ। पार्ट सी में क्या रिमूव किया है? एक बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल में क्या आएगा? 2 कॉर्नर आएंगे। करेक्ट? यस और एक बॉडी सेंटर आएगा। और तो बाकी सब कुछ सेम। तो 6 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन, 12 एज सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन, तो ये इफेक्टिव हो गए 6/8,
या 3/4, ये हो गए 12/4 और ये हो गए 3, इसको 3 कर और ये सर ये बॉडी डायगोनल के अलाउंग लिया ना हाँ सर, फिर वो मतलब 4 कॉर्नर से आएंगे क्योंकि वो बॉडी डायगोनल तो ऐसे 2 कॉर्नर से जॉइंट होके निकलेगा। कोई एक बॉडी डायगोनल ले रहे हो ना तुम, हाँ तो एक बॉडी डायगोनल पे तो 2 ही कॉर्नर आएंगे ना। सर बट फिर नीचे वाली साइड पे भी तो 2 आएंगे। अरे मेरे दोस्त, ये क्यूब है, ठीक है। यस और ये बॉडी डायगोनल है, कितने कॉर्नर आ रहे हैं? ओके 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 समझ गया सर। तो क्या हो गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला? CuAg4AU4। CuAg4AU4। समझ में आ गया? यस सर। फेस डायगोनल अब मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूं। सही है? यस सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया Cu3Ag16AU10। कर लिया नोट? चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, क्लोजेस्ट पैकिंग। एटम को मुझे बेस्ट पॉसिबल वे में अरेंज करना, कैसे करूंगा? ये मान लो एक एटम, ठीक है। अगला एटम इसके कांटेक्ट में रखूं, करेक्ट। तीसरा वाला दूसरे के कांटेक्ट में, और इस तरह एक के बाद एक रखता जाओ तो मुझे एक लाइन मिल जाएगी एटम्स की, करेक्ट। अब अगली लाइन कैसे रखूं कि सबसे अच्छी पैकिंग हो? 2 एटम्स को टच करते हुए गैप्स मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि अगली लाइन के एटम्स के सेंटर इन सेंटर्स के मिड पॉइंट के नीचे आए, करेक्ट। यस सर यस सर मतलब कुछ ऐसे रखूं अगली लाइन, हाँ सर। सही है? यस यस सर तीसरी लाइन कैसे रखूं? उन दोनों के मिड पॉइंट के नीचे। तीसरी लाइन will be a exact repetition of first line. यस सर। यस सर। यस सर
करेक्ट? Yes. इस तरह फोर्थ लाइन रिपीटिशन ऑफ सेकेंड लाइन, Second line. और इस तरह मैं करता जाऊं तो आई विल गेट अ लेयर ऑफ क्लोजली पैक्ड एटम्स. Yes, sir. Let me call this as layer A. Correct? एक लेयर बना ली ऑफ क्लोजली पैक्ड एटम्स. करेक्ट? यहां तक क्लियर है सबको? Yes. Sure. अब इस लेयर के ऊपर मुझे अगली लेयर रखनी है. कैसे रखूं अगली लेयर? अगली लेयर के एटम्स के सेंटर इस वो लेयर चार है तो क्या? गैप्स के बीच में फंसने हाँ चाहिए. सर, क्या? वो 3 एटम्स के गैप के बीच में. सर वॉइड्स कवर होने चाहिए. वॉइड्स कवर करने. चलिए, आप वॉइड्स की बातों पे आए हैं तो जरा थोड़ी सी वॉइड काउंटिंग करते हैं. तो मैं कहता हूं ये 7 एटम्स देखो. ये 7 एटम्स दिख रहे हैं. Yes, sir. एटम्स हेक्सागन बना रहे हैं और उनके बीच में एक एटम है. करेक्ट? Yes, sir. इन 7 एटम्स के बीच कितने वॉइड्स दिख रहे हैं? 4. 4. 5 6 है. 5. 6. 6. 6. 6. 6 वॉइड्स है. दिख रहे हैं सबको 6 की नहीं? ठीक है. Yes. Yes. Yes, sir. किसी को अभी भी नहीं दिख रहे हैं 6 वॉइड्स? दिख गए सबको? Yes, sir. मैं कलर कर देता हूं. देखो, एक वॉइड ये है. करेक्ट? यस सर. एक वॉइड ये है. एक वॉइड ये है. ये दिखे 3? यस सर. फिर एक वॉइड ये है. एक वॉइड ये है. और एक वॉइड ये. दिख गए सारे 6 वॉइड्स? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम लोग क्या कह रहे हो? अगली लेयर से क्या करूंगा? इस लेयर ए के ऊपर मुझे लेयर रखनी है. मैं कैसे रखूं? सर वॉइड के ऊपर एटम्स. वॉइड के ऊपर कितने वॉइड हैं? 6. तो ये तो बात शायद समझ में आ रही होगी. हाँ, कि वो पिंक वाले कवर में. 6 के ऊपर नहीं रख पाएंगे. हाँ सर. या तो पिंक वालों के ऊपर रख लो या ग्रीन वाले. ग्रीन वालों के ऊपर रख लो. एक चॉइस तुम्हें सेलेक्ट करनी पड़ेगी. ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर. भाई, अगर मान लो मैंने अगली लेयर का एक एटम ऐसे यहां रख दिया इस पिंक वाले वॉइड के ऊपर, तो फिर ग्रीन वाले वॉइड के ठीक ऊपर मैं रख ही नहीं पाऊंगा एटम. समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर अगला एटम मैं कहाँ रख पाऊंगा? तो अगला आइटम मैं सीधे यहाँ रख पाऊंगा ऐसे, और अगला आइटम ऐसे. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir.
तो इस तरह पिंक एटम्स रखते जाऊंगा मैं, पिंक एटम्स की एक लेयर बन गई, उसको मैंने कहा लेयर बी। ठीक है। यस सर। यस अब पिंक एटम के ऊपर भी तुम्हें फिर अगली लेयर रखनी होगी। तो वो ग्रीन एटम्स के एग्जैक्टली अब वो रखेंगे। अब नहीं, फिर से तुम्हारे पास चॉइस है। देखो पिंक एटम की लेयर में वॉइड्स कहाँ कहाँ है, देखो पिंक एटम की लेयर में एक वॉइड ये, यस सर। यस सर। करेक्ट, यस सर। और एक वॉइड वो ग्रीन वाला जो दिख रहा है, यही वाला है, करेक्ट। यस सर। यस फिर से तुम्हारे पास चॉइस है, या तो ग्रीन वाले के ऊपर रख दो या व्हाइट के ऊपर रखो, करेक्ट। यस सर। अगर तुमने व्हाइट के ऊपर रखा तो तुम्हें वापस से लेयर ए वापस मिल जाएगी। हाँ सर ऑल्टरनेट कलर्स। एक मिनट सुन लो, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन। पिंक वालों के ऊपर फिर से व्हाइट वाले वॉइड रखे तो क्या मिल जाएगा, वापस लेयर ए मिल जाएगी। यस सर। मतलब यस सर। मैंने क्या किया, पहले थी लेयर ए, ए के ऊपर क्या रखा, बी, बी के ऊपर क्या रखा, फिर से ए, करेक्ट। यस सर। और ए के ऊपर फिर से, ए के ऊपर हम लोग क्या रख रहे हैं इस पैकेज में, बी। बी। तो मतलब यही सीक्वेंस अब रिपीट होता जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये है पहली टाइप की क्लोजेस्ट पैकेज, ए बी टाइप ऑफ पैकेज, जिसको हम कहते हैं टू लेयर्ड क्लोजेस्ट पैकेज। ठीक है। अब आइए, अच्छा इसको एक और तरीके से देखते हैं। वापस से स्टार्ट करो। लेयर ए बनाई थी, लेयर ए के जो 7 एटम निकाले उनके बीच कितने वॉइड्स थे, 6। 6। 3 ग्रीन 3 पिंक। ठीक है। लेयर ए के ऊपर जब हमें लेयर रखनी थी तो हमने कौन से वॉइड्स भरे, पिंक वाइट्स। और लेयर बी मिल गई। अब ऐसे ही लेयर ए के पीछे भी तो एक लेयर रखनी है, यस सर। यस सर। और पीछे सेम चॉइस आ जाएगी कि पिंक वाले भरे कि ग्रीन वाले भरे, करेक्ट। यस सर। पीछे भी पिंक वाले भरे तो मतलब लेयर ए के आगे लेयर बी के पीछे लेयर ए के पीछे भी लेयर बी, करेक्ट। यस यस सर। यस सर। तो वो हो गई टू लेयर क्लोजेस्ट पैकेज या ए बी टाइप ऑफ पैकेज। अब दूसरा तरीका ऐसा भी कर सकते हैं कि लेयर ए के आगे मैंने पिंक लेयर भरी, ठीक है, और लेयर ए के पीछे मैंने ग्रीन वाली लेयर भरी। तो लेयर ए के आगे कौन सी लेयर हुई, बी, लेकिन लेयर ए के पीछे कौन सी लेयर हुई, एक तीसरी लेयर हुई सी। या उसी को इस तरह समझ सकते हो, व्हाइट लेयर के ऊपर तुमने क्या रखा, पिंक लेयर, और पिंक लेयर के ऊपर क्या रखा, व्हाइट लेयर, ग्रीन लेयर, ग्रीन। और फिर ग्रीन के ऊपर व्हाइट। यस। तो दूसरी टाइप ऑफ पैकिंग कैसी होगी, एबीसी टाइप। एबीसी टाइप ऑफ पैकेज, जिसको हम क्या कहेंगे, थ्री लेयर्ड
क्लोजेस्ट पैकिंग। ठीक है, यस सर। तो दो टाइप की क्लोजेस्ट पैकिंग हो सकती है, या तो 2 लेयर या 3 लेयर। ठीक है, अब ये बताओ इनमें से भी बेटर पैकिंग कौन है? 2 लेयर वाली बेटर है कि 3 लेयर वाली? 3 लेयर्ड है। layered. रीजन? सर ज्यादा वर्ड कवर हो हाँ ज्यादा वो इसका वर्ड्स को 3 लेयर में ज्यादा वर्ल्ड कवर हो रहा दोनों सेम होगी। है, डिस्टर्ब कर रहा है जो। लेयर एक, इसमें लेयर ए के आगे कितने वॉइड्स थे? 6 वॉइड्स थे। यस दोनों में सेम नहीं होगा क्या? लेयर ए के आगे कितने वॉइड्स थे? 6 6 6। उसमें से बी ने कितने भरे? 3 लेयर ए के पीछे कितने वॉइड्स थे? 6 बी ने कितने भरे? 3 3 इसमें लेयर ए के आगे कितने वॉइड्स थे? 6 6। बी ने कितने भरे? 3 3 लेयर ए के पीछे कितने वॉइड्स थे? 6 लेयर सी ने कितने भरे? 3 अब क्या कह रहे हो, कौन सी बेटर पैकिंग है? सेम है भाई। सर बी और सी में सिर्फ ओरिएंटेशन का डिफरेंस है ना? सिर्फ ओरिएंटेशन में डिफरेंट है। अगर दोनों में से कोई एक बेटर होता तो हम सिर्फ उसी को क्लोजेस्ट पैकिंग कह रहे होते ना। समझ लो, यस सर। यस यस दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन एग्जैक्टली सेम है। सेम। तो इसका एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, और HCP, और इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग या CCP। तो चलो जरा यूनिट सेल और पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो HCP का यूनिट सेल क्या होगा? सबसे पहले क्या थी? लेयर ए। लेयर ए के 7 एटम्स कैसी शेप बना रहे थे? एक हेक्सागन बना रहे हैं, करेक्ट? और इस हेक्सागन में एटम्स कहां कहां थे? कॉर्नर्स पे थे और एक सेंटर। और इस हेक्सागन के फेस के सेंटर पे थे। ठीक है, यस ये थी लेयर ए। इसके ऊपर क्या रखा? लेयर लेयर ए के ऊपर बी लेयर। हाँ बी लेयर के 3 एटम्स आए, और फिर बी के ऊपर क्या रखा? ए वापिस लेयर ए। तो वापस ऐसा ही हेक्सागन बनेगा।
करेक्ट। ये दो लेयर ए हो गई, इनके बीच 3 पिंक एटम्स की लेयर भी। ये हो गया हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग का यूनिट सेल। ठीक है, नोट कर लिया। अब जरा सर ये फिगर वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? भाई 7 एटम की लेयर ए थी, यस सर। उसके ऊपर ये 3 पिंक एटम रखे थे ना, उसके 3 वॉइड्स के ऊपर, हाँ सर। और फिर उसके ऊपर लेयर ए, यस सर। वापस वो हेक्सागन। ओके सर, यस। चलो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, बताओ हेक्सागन के कॉर्नर्स पे कितने एटम्स है? 6 6 कैसे दिख रहे हैं यार, देखो ध्यान से यूनिट से। 12 है ना, ऊपर वाले हेक्सागन में 6, नीचे वाले हेक्सागन में 6। यस सर। यस और यहाँ पे कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/6 1/6। फिर फेस सेंटर्स पे कितने? 2 का कंट्रीब्यूशन 1/2 और 3 पिंक वाले पूरे अंदर, तो कितना आ गया जेड इफेक्टिव? 6। सही है। सर फेस सेंटर में हम लोग सिर्फ ऊपर और नीचे का कंसिडर करेंगे, हाँ साइड बाय साइड? साइड यार, ये फेस साइड में किसके कांटेक्ट में जाएगा बेटा? यस सर। सर कॉर्नर एटम्स का 12 इंटू 1/6 कैसे है? एक कॉर्नर 6 हेक्सागन में होगा कॉमन। नहीं समझ में आया? नहीं सर, 6 में कैसे हो? ये एक हेक्सागन है, यस सर। एक हेक्सागन यहाँ आएगा, एक हेक्सागन यहाँ आएगा। ये कितने हेक्सागन में कॉमन है? अच्छा हाँ, ऊपर और नीचे 6। हाँ सर। अब निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो 6 इंटू 4/3 +1। हाँ, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 4/3 πr³ अपॉन इस हेक्सागन का वॉल्यूम लिखना है। हेक्सागन का वॉल्यूम कितना होगा?
हेक्सागन का बेस एरिया कितना है? बेस को मैं 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में बांट सकता हूं, करेक्ट? Yes. ऐसे 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की एज लेंथ है 2r, तो उसका एरिया हो गया √3/4 इंटू 4r² इंटू हाइट ऑफ हेक्सागन। हाइट कितनी हो जाएगी इस हेक्सागन की, वो भी देख लें जरा। तो अगर मैं इन 3 एटम्स को PQR कहूं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, Yes. PQR, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की एज लेंथ है 2r। मान लो इसका सेंट्रोइड M पे है, तो ये PM लेंथ कितनी होगी? 2r/√3, ठीक है? Yes, sir. और इस पिंक वाले एटम को मान लो मैं N कहता हूं, तो ये जो N है पिंक वाले एटम का सेंटर, ये M के डायरेक्टली ऊपर होगा। Yes, sir. Yes. Means I can say PMN will make a right angle triangle, correct? MN की लेंथ है h/2, PM की लेंथ है 2r, so from here I can write h/2 is under root of 2r² minus 2r/√3 का स्क्वायर, तो h/2 आ गया 2r√2/3, तो हाइट ऑफ हेक्सागन आ गई 4r√2/3। और तो ये M आपने कौन सा पॉइंट लिया PQR में? ट्रायंगल का सेंट्रोइड। और सेंटर ओके। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, दिस पैकिंग फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी π/3√2। क्लियर? और ये पहले भी एक बार निकाला था, एक पैकिंग फ्रैक्शन और भी हमें पहले आई थी ना, Yes, the face centered की है। Yes. और अभी हम लोगों ने लॉजिकली ये प्रूफ किया है कि ये मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन है जो आ सकता है, इससे बेटर पैकिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी एक टाइप का क्लोजेस्ट पैकिंग थी, और दूसरी क्लोजेस्ट पैकिंग है कौन सी? ABC टाइप। तो ये जो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग है, ये दिस इज नथिंग बट अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है? Yes, sir. नोट कर लो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का तो यूनिट सेल पैकिंग फ्रैक्शन सब हम लोग निकालेंगे। नोट कर लिया? Yes. Yes, sir.
सही है एबीसी टाइप वाली क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग कैसे एक बार बताओ। बेटा उसका नाम है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, क्योंकि ये जो पैकिंग फ्रैक्शन आया ना ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक का भी है ना। यस सर। मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी एक तरीके की क्लोजेस्ट पैकिंग है। यस सर। ओके तो नहीं मतलब आपने इधर हेक्सागन बना के वैसे टाइप का नहीं हो सकता, मतलब पूछ रही हूँ। वैसे देख सकती हो, लेकिन उसमें ना इस डायग्राम को 45 डिग्री रोटेट करके देखना पड़ेगा, तो विजुअलाइजेशन में बहुत दिक्कत होगी तुम लोगों को। यस सर। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके यस सर। बाय एवरीबॉडी। Guys.